नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान में अधिगम के जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम सोपानिक प्रक्रिया एवं अधिगम के प्रकार या पक्ष थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले अधिगम स्थानांतरण, जिसे अधिगम अंतरण या फिर एक ही शब्द में लर्निंग ट्रांसफर के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण होता क्या है, कि अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने अधिगम के बारे में पढ़ लिया था कि अधिगम के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो अधिगम का अर्थ होता है जो संक्षिप्त अर्थ होता है, वो तो होता है सीखना, या फिर दूसरा होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। दूसरा होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कि अधिगम का जो संक्षिप्त अर्थ होता था वो तो होता है सीखना, और अधिगम का जो विस्तृत अर्थ होता है या फिर व्यापक अर्थ होता है वो क्या होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अर्थात हमने जब अधिगम का अर्थ पढ़ा था उस समय ये जाना था कि एक व्यक्ति या फिर एक बालक अपने जीवन काल में जितने भी कार्य अर्जित करता है, क्या करता है, अपने जीवन काल में जितने भी कार्य अर्जित करता है, अर्थात उन कार्यों को वो ग्रहण कर लेता है। ग्रहण किए हुए कार्यों को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। ठीक है, सीखने के कारण उस बालक के अर्थात उस व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित यानी हम उस व्यक्ति से जितने अपेक्षा रखते हैं उतना परिवर्तन हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि क्या कर लिया, हमने सीख लिया है। स्थानांतरण, स्थानांतरण का अर्थ होता है ट्रांसफर, यानी हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है यदि उस ज्ञान का हम किसी न किसी दूसरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब जो पहले में सीखा हुआ ज्ञान हमारे दूसरे किसी क्षेत्र में काम आ रहा है या फिर उपयोग में आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कोई बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है और जब प्रवेश लेता है तो सबसे पहले वो क लिखना सीखता है। सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो बालक क लिखना सीखता है, और क लिखना सीखने के बाद में वो अक्षर त्रय और गे तक यानी सारे क के गणे होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इनके बाद में के बाद में वो के का सीख लेता है। ठीक है, और इनका भी बारकड़ी का भी पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वो एलकेजी या फिर जो यूकेजी की क्लास है उसको पास कर लेता है। ऐसा करते करते वो 5वीं कक्षा में हो जाता है। कौन सी कक्षा में हो जाता है, 5वीं कक्षा में हो जाता है। लेकिन 5वीं कक्षा का जब वो बालक ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो उसने जो यूकेजी एलकेजी से लेकर 4वीं क्लास तक जो ज्ञान प्राप्त किया था इस व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग कहां पर कर रहा है, वो 5वीं कक्षा में कर रहा है। किसमें कर रहा है, 5वीं कक्षा में कर रहा है। 5वीं के बाद में व्यक्ति या बालक 8वीं क्लास पास कर लेता है। ऐसा करता करता वो 10वीं क्लास में हो जाता है, और 8वीं से 9वीं और 9वीं के बाद में वो 10वीं क्लास में हो जाता है। उस बालक ने 9th क्लास में जितनी प्रकार की गतिविधियां की है वो ज्ञान वो कौन सी क्लास में उपयोग करता है, वो 10वीं क्लास में उपयोग करता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बालक ने जब विद्यालय जाना प्रारंभ किया था और विद्यालय जाने से लेकर 9th क्लास तक उसने जितना ज्ञान प्राप्त किया है, यदि ये प्राप्त ज्ञान वो बालक 10वीं क्लास में उपयोग कर रहा है, इसका मतलब उस बालक ने जो भी सीखा है, सीखे हुए ज्ञान का वो क्या कर रहा है, नवीन क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है। तो सीखे हुए ज्ञान का नवीन क्षेत्र में प्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि परिभाषा, जैसे पूर्व में सीखे गए, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का व्यक्ति नवीन क्षेत्र में, व्यक्ति नवीन क्षेत्र में
प्रयोग करता है, नवीन क्षेत्र में प्रयोग करता है, अथवा एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति क्या कर लेता है, व्यक्ति एक क्षेत्र में यानी पूर्व में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है, कि एक बालक अब 10वीं क्लास में हो गया, कौन सी क्लास में हो गया? 10वीं क्लास में हो गया, और वो एलकेजी यूकेजी से लेकर 9th क्लास तक जो जितना उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उस सारे ज्ञान का क्या कर रहा है? वो 10वीं क्लास में उपयोग कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, इसका पूर्व में सीखे गए ज्ञान का व्यक्ति नवीन क्षेत्र में प्रयोग करता है, कि पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति किसी नई विषय वस्तु को सीख रहा है और उस नवीन विषय वस्तु को सीखने के लिए कर रहा है। या फिर बालक ने एक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है, क्या किया है? एक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त किया है, व्यक्ति उसी ज्ञान का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात हम साफ शब्दों में ऐसा कहते हैं कि हमने जीवन काल में जो ज्ञान प्राप्त किया है और किसी नवीन विषय वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उस नवीन विषय वस्तु को सीखने के लिए हम पूर्व ज्ञान का उपयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो मनोविज्ञान का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये मनोविज्ञान का जो अध्ययन है, हम एकदम से जो ऑथेंटिक तथ्य है, जो ऑथेंटिक बुक है, उन्हीं में से अध्ययन कर रहे हैं। कि जैसे 11वीं और 11वीं के साथ में जो 12वीं कक्षा है, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी बुक चलती है उसके माध्यम से, इसके बाद में जो अपने बीएड के सिलेबस में बुक चलती है, और बीएसटीसी और बीएसटी के अलावा जो पीजी की बुक चलती है, हम जो ये मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, ये इन्हीं बुक में से अध्ययन कर रहे हैं। कि मार्केट में जो गाइड वगैरह चलती है, आप उनमें से जो पढ़ाया हुआ है मिलान करने की कोशिश करोगे तो उन गाइड में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इस बात की पूरी 100% गारंटी लेता हूँ कि अधिगम का जो यूनिट है, और ये अधिगम का यूनिट एकदम से पूरा हो जाए, यानी कंप्लीट अधिगम हो जाए, उसके बाद में आप मिलान कर लेना। कि यदि ऐसा मान सकते हैं कि पीछे की जो एग्जाम लगी हुई है, जैसे रिट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सी टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, या फिर एच टेट है, बी टेट है, जो सारी टीचर से संबंधित एग्जाम लगी है, और उन सारी एग्जाम्स में यदि अधिगम के संबंध में 1000 प्रश्न पूछे गए एक उदाहरण के लिए, तो पूरा अधिगम का टॉपिक पूरा होने के बाद में जो यहाँ पर आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, उनमें से 95% सिलेबस है आपको यहाँ पर जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, उस थ्योरी में से आसानी के साथ में मिल जाएगा। आप मिलान कर लेना। इसके अलावा जो भी बातें आपको यहाँ पर बताई जा रही है, यदि इन बातों का या फिर जो ये यूनिट है, ये विषय वस्तु है, इनका यदि आप मिलान करना चाहते हो, तो आप 11वीं 12वीं जो एनसीईआरटी की बुक चलती है साइकोलॉजी की, इसके अलावा जो बुक में बीएड की बुक है, और बीएसटीसी में बाल विकास की एक बुक चलती है, और साथ ही जो पीजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो मनोविज्ञान की बुक चलती है, यदि उन ऑथेंटिक बुक में आप मिलाने की कोशिश करोगे तो आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। किसी भी गाइड से आप मिलान करने की कोशिश करोगे तो गाइड में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, और गाइड की ये कोई गारंटी भी नहीं होती है कि गाइड में तो पहले ही प्रश्न पे ये लाइन लिखी होती है कि इसमें कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो प्रकाशन या लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदारी किसकी होगी? इसके लिए आपको न्यायालय में शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 100% विश्वास दिलाता हूँ, 100% इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे पास में एकदम ऑथेंटिक तथ्य हैं और हम ऑथेंटिक तथ्यों के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप
अधिगम में या फिर अन्य जो यूनिट्स है मनोविज्ञान से संबंधित सारे ऑथेंटिक की बुक में से पढ़ेंगे। ठीक है, आप YouTube पर जितने भी चैनल है आप सारे चैनल को देख लेना। आपको यहाँ पर जिस प्रकार का मैटर पढ़ाया जा रहा है, दिया जा रहा है, आपको किसी भी YouTube चैनल पर किसी भी टीचर के द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा। इस बात की भी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो आप इन बुक्स में मिलान करिए और जो यूनिट पढ़ा दिया जाता है उनमें आए हुए जितने भी पहले की एग्जाम से प्रश्न है आप उन प्रश्नों का मिलान करिए और मिलान करने के बाद में आप पूरी तरह से विश्वास धारण किए कि यहाँ पर जिस प्रकार का अध्ययन करवाया जा रहा है डॉक्टर आनंद क्लासेज में, ऐसा अध्ययन आपको कहीं पर भी करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पूर्व में सीखे गए ज्ञान का व्यक्ति नवीन क्षेत्र में प्रयोग करता है, फिर एक क्षेत्र में जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसी ज्ञान को व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार की बात करें तो अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। अधिगम जो स्थानांतरण होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर। दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर। और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य अधिगम स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर। अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है, जिसमें पहला है सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण जिसको पॉजिटिव लर्निंग ट्रांसफर कहते हैं। दूसरा है नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण जिसको नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं। और तीसरा है शून्य अधिगम स्थानांतरण जिसको जीरो ट्रांसफर, जीरो लर्निंग ट्रांसफर के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है। क्या करता है, पूर्व में सीखा गया ज्ञान कि हमने अपने जीवन काल में जितना भी ज्ञान प्राप्त किया कि जैसे हमने बीएड कर लिया या फिर बीएसटीसी कर लिया, उसके बाद में कोई रीट की तैयारी कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या फिर कोई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो हमने जीवन काल में जितना ज्ञान प्राप्त किया है कि बीएड में या बीएसटीसी में हमने मनोविज्ञान पढ़ी है, ठीक है, वो ज्ञान प्राप्त किया है और उसके बाद में अब क्या कर रहे हैं, हम उसी ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। तो हम कौन सा ज्ञान सीख रहे हैं, उसी विषय वस्तु से संबंधित नए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में,
ठीक है। पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पूर्व में सीखा गया ज्ञान है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति में हमारी सहायता करता है, अर्थात सहायक होता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सकारात्मक है या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक बार फिर से बात करते हैं कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान, हमने अपने जीवन काल में जितने भी अनुभव प्राप्त कर लिए हैं और हम किसी नवीन विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है, अर्थात सहायक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है, एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है, साइकिल चलाना सीख जाता है, तो वह व्यक्ति स्कूटर चलाना भी आसानी से सीख जाता है, स्कूटर चलाना भी आसानी से सीख जाता है। ठीक है कि कोई व्यक्ति, यानी जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है, क्या कर लेता है, वो साइकिल चलाना सीख जाता है। और साइकिल चलाने के बाद में यदि व्यक्ति स्कूटर चलाना भी आसानी के साथ में सीख जाता है, तब यहाँ में पता चलता है कि जो बालक ने पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया है, वो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। कि साइकिल चलाना जिस व्यक्ति ने या बालक ने सीख लिया और अब उस बालक ने क्या किया, साइकिल के माध्यम से स्कूटर को चलाना भी आसानी के साथ में सीख लिया। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो साइकिल चलाना बालक ने सीखा था, जो पूर्व ज्ञान था, वह पूर्व ज्ञान है, अब स्कूटर चलाने में हमारी सहायता कर रहा है। तो साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर को आसानी के साथ में चलाना सीख जाता है। इसका मतलब पूर्व में बालक ने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा का सारा ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है, अर्थात सहायक हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा स्थानांतरण माना जाएगा, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण माना जाएगा। एक उदाहरण की बात करते हैं कि संस्कृत व्याकरण जानने वाले, संस्कृत व्याकरण जानने वाले विद्यार्थी द्वारा, संस्कृत व्याकरण जानने वाले विद्यार्थी द्वारा हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना। कि एक ऐसा बालक जिसने संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, किसका, संस्कृत जो व्याकरण है, इस संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में अब वो बालक क्या कर रहा है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो पूर्व में जो सीखा गया ज्ञान है, वो पूर्व में सीखा गया ज्ञान यहाँ पर भी नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है। कि भाषाओं की बात करें तो सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा मानी जाती है। हिंदी भाषा भी किससे निकल के आई है, संस्कृत भाषा से निकल के आई है। संस्कृत की जो व्याकरण है वो एकदम से विस्तृत रूप में, लेकिन उसका जो मिलता जुलता है फिर छोटा रूप है, वो है हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण भी कहां से निकल के आई है, संस्कृत व्याकरण से ही निकल के आई है। तो जिस बालक ने क्या कर लिया है, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में बालक हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर पूर्व में सीखा गया ज्ञान है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो यहाँ पर भी सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण माना
जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान व्यक्ति के नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। तो उसे क्या कहते हैं? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। एक बालक अपने जीवन काल में जो अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसी ज्ञान के माध्यम से किसी नवीन विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और यदि भी नवीन विषय वस्तु में पूर्व में सिखाया गया ज्ञान सहायता प्रदान कर रहा है तो वहां पर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। जैसे साइकिल चलाने, कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख जाता है तो वह स्कूटर भी आसानी के साथ में चलाना सीख जाता है, क्योंकि पहले परिस्थिति का जो प्रशिक्षण है वो दूसरी परिस्थिति के प्रशिक्षण में सहायता प्रदान कर रहा है। संस्कृत व्याकरण जानने वाले विद्यार्थी द्वारा हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना, वह संस्कृत व्याकरण का ज्ञान है वो हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। दूसरा है नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण, जैसे जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ये जो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण पढ़ा था इसकी विपरीत परिभाषा और केवल 2 ही शब्दों में हमें याद हो रही है, केवल नियम याद कर लेना है। उदाहरण यदि एग्जाम में किसी भी प्रकार का पूछा जाता है तो वहां पर यदि हमें नियम याद है, परिभाषा याद है, तो उदाहरण भी आसानी के साथ में समझ में आ जाएंगे। इस सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है। तो एक शब्द याद रखना है, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो रहा है तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, और पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बन रहा है, अर्थात बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वहां पर नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान कि हमने अपने जीवन काल में जो ज्ञान प्राप्त किया है और वो ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है, क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, एक अमेरिकन जिसने जीवन भर बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है, बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है, और भारत में आकर वह दाहिने हाथ से गाड़ी चलाता है, तो उसका पूर्व प्रशिक्षण नवीन प्रशिक्षण में
नवीन प्रशिक्षण में बाधा उत्पन्न करता है। नवीन प्रशिक्षण में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न करता है। एक अमेरिका का व्यक्ति अर्थात एक अमेरिकन व्यक्ति जिसने जीवन भर क्या किया है? बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है। जीवन भर क्या किया है? जीवन भर अपने जीवन काल में अमेरिका में उसने बाएं हाथ से गाड़ी चलाई है और अमेरिका को छोड़कर अब वो कहां पर आ गए? भारत में आ गए। और यदि भारत में आकर वो दाहिने हाथ से गाड़ी चलाता है, कौन से हाथ से गाड़ी चलाता है? वो अपने दाहिने हाथ से गाड़ी चलाता है। तो उसने जीवन काल में जो अनुभव या प्रशिक्षण प्राप्त किया था, वो पूर्व का जो प्रशिक्षण है अब नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है कि बाएं हाथ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और भारत में आने के बाद में उसको गाड़ी दाहिने हाथ से चलानी पड़ रही है। वो बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी क्या हो रही है? बाधा उत्पन्न है कि अचानक से बायां हाथ से ही वो इस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहा है। तो जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बनता है तो उसे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है घड़ी सुधारने वाले व्यक्ति द्वारा बड़ी मशीन को सुधारने में बाधा उत्पन्न होना। बड़ी मशीन को सुधारने में बाधा उत्पन्न होना कि घड़ी सुधारने वाले व्यक्ति द्वारा कि एक व्यक्ति घड़ी को सुधारने का कार्य करता है। क्या करता है? घड़ी को सुधारने का कार्य करता है और एक अचानक से एक भागता हुआ व्यक्ति उसके पास में आता है और उसे आकर कहता है कि यार मेरी गाड़ी खराब हो गई, या फिर मेरा बस या फिर मेरा ट्रक खराब हो गया है। कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब उस व्यक्ति ने क्या किया? घड़ी सुधारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और वो किसी गाड़ी या फिर बड़ी मशीन को सुधारता है। तो बड़ी मशीन को सुधारने में उसके सामने बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर भी पूर्व में सीखा गया ज्ञान है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा अधिगम स्थानांतरण? नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि अधिगम स्थानांतरण, अधिगम अंतरण अर्थात लर्निंग ट्रांसफर किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि एक बालक जब विद्यालय में प्रवेश लेता है और विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद में अपनी उच्चतर कक्षा को पास करता है, तो जब वह अपनी उच्चतर कक्षा में प्रवेश लेता है उस समय पूर्व में उसने जितना ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा का सारा ज्ञान क्या कर रहा है? अपने जो नवीन क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है। अर्थात उससे उच्चतम स्तर की जो कक्षा है उस उच्चतम स्तर की कक्षा में प्रयोग कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान क्या? पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता करता है। ठीक है? या फिर एक क्षेत्र का ज्ञान व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में भी प्रयोग करता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम स्थानांतरण किसे कहते हैं? कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता प्रदान कर रहा है, अर्थात सहायक हो रहा है। तो वहां पर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। लेकिन पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो वहां पर ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। ये सकारात्मक और ऋणात्मक जो अधिगम स्थानांतरण है ये एक दूसरे के विपरीत है। ये पूर्व में जो ज्ञान प्राप्त किए वो नवीन ज्ञान में सहायता कर रहा है तो सकारात्मक हो गया, और बाधा उत्पन्न कर रहा है तो कौन सा हो गया? तो वो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण माना जाता है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले इसका। ठीक है? तीसरा था शून्य अधिगम स्थानांतरण। शून्य
अधिगम स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण, जीरो लर्निंग ट्रांसफर, जीरो लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, शून्य अधिगम स्थानांतरण, जीरो लर्निंग ट्रांसफर। ये जो शून्य अधिगम स्थानांतरण है ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अधिगम स्थानांतरण से पूरी तरह से अलग है। जैसे परिभाषा की बात करें कि पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पूर्व में सीखा गया ज्ञान, पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में, नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो सहायक होता है, न तो सहायक होता है और न ही बाधा उत्पन्न करता है, नहीं बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण, तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। शून्य अधिगम स्थानांतरण का, शून्य अधिगम स्थानांतरण का एक कारण यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि पूर्व कार्य की प्रकृति का, पूर्व कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति, दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से तीन प्रकार का। परिभाषा तीनों की एकदम से सरल है, कोई ज्यादा वेद नहीं है। परिभाषा याद हो गई, उदाहरण चाहे हमारे सामने कैसा भी हो जाएगा, आ जाएगा, हमारा उदाहरण फिर कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए हमें जो अधिगम स्थानांतरण तीन प्रकार है, तीनों की परिभाषा हमें याद रखनी बहुत जरूरी है। परिभाषा एकदम सिंपल है, मैं एक ही लाइन में तीनों की परिभाषा याद करवा देता हूं आपको। ये पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता कर रहा है, तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण है। लेकिन पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की उत्पत्ति में या नवीन ज्ञान की प्राप्ति में बाधक बन रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो कौन सा हो गया? तो नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। ठीक है, लेकिन शून्य अधिगम स्थानांतरण दोनों से एकदम से अलग है। कैसे? कि जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो सहायक है, यानी सहायक भी नहीं होता, हमारी सहायता भी नहीं कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा है, तो न ही बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी सहायक भी नहीं है और बाधक भी नहीं है, दोनों की प्रकृति अलग हो गई, तो ये कौन सा अधिगम स्थानांतरण हो गया? शून्य अधिगम स्थानांतरण हो गया। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि शून्य अधिगम स्थानांतरण का एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पूर्व कार्य की प्रकृति है, पहले हमने जो अनुभव या ज्ञान की प्राप्ति की है, आज हम किसी विषय वस्तु के ज्ञान की प्राप्ति करें, तो इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये जो पहले विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया वो भी नवीन थी, और अब जो ज्ञान प्राप्त करें वो भी नवीन है। यानी पहले का जो कार्य है, पूरी कार्य जो पूर्व जो कार्य होता है, पूर्व कार्य की जो प्रकृति होती है, इस पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध होता ही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं।
तो जब पूर्व कार्य की यानी पहले कार्य की प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध होता ही नहीं है, तब हम ये कह सकते हैं कि जो नवीन ज्ञान हम प्राप्त करें उस नवीन ज्ञान में पूर्व ज्ञान न तो हमारी सहायता कर रहा है, सहायता नहीं कर रहा है, इसका मतलब बाधा भी उत्पन्न नहीं कर रहा है। यानी दोनों प्रकार की स्थितियों को हम प्रारंभिक अवस्था से ही सीख रहे हैं। ये हमारी प्रारंभिक अवस्था है और हम उसका ज्ञान प्रारंभिक अवस्था से ही कर रहे हैं। तो पहले वाले प्रकृति का दूसरे कार्य की प्रकृति से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न सहायक होता है और नहीं बाधक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे रहीम के दोहे याद, रहीम के दोहे याद करने के बाद, रहीम के दोहे याद करने के बाद कबीर के दोहे याद करना, कबीर के दोहे याद करना। एक बालक ने रहीम के दोहे याद कर लिए, क्या कर लिए? रहीम के दोहे याद कर लिए, यानी एक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो रहीम के दोहे याद करने के बाद में कबीर के दोहे याद कर रहा है, क्या कर रहा है? कबीर के दोहे याद कर रहा है। यहाँ पर क्षेत्र एक ही, लेकिन एक कवि भक्तिकाल से संबंधित है, एक कवि रीतिकाल से संबंधित है। और जितना समय रहीम के दोहे याद करने में लगा है उतना ही समय किसमें लगा है? कबीर के दोहे याद करने में लगा है। रहीम के दोहे याद करने में भी उसने अपने कार्य का जो शुरुआत है वो प्रारंभिक अवस्था से करी है, और कबीर के दोहे याद करने के बाद में भी उस बालक ने अपने जो कार्य की शुरुआत है वो किससे करी है? वो भी प्रारंभिक अवस्था से करी। यहाँ पर जो दोनों की प्रकृति का आपस में कोई संबंध नहीं है कि रहीम के दोहे एकदम अलग है और कबीर के दोहे भी एकदम अलग है, तभी तो दोनों को याद करने में अलग अलग समय लग रहा है। तो जब पूर्व में जो बालक ने ज्ञान प्राप्त किया वो दोनों में सहायक नहीं हो रहा है, ठीक है। रहीम के जो दोहे याद करें वो किसके? कबीर के दोहे याद करने में बिल्कुल भी सहायक नहीं हो रहा है। तो रहीम के दोहे याद करने के बाद में कबीर के दोहे याद करना, यानी ये जो बालक ने रहीम के दोहे याद करने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त किया है ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति में इसकी सहायता तो नहीं कर रहा है, लेकिन सहायता नहीं कर रहा है तो बाधा भी उत्पन्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है, और तीनों की मैं परिभाषा एक ही लाइन में एक बार फिर से बता देता हूँ, आसानी के साथ में याद हो जाएगी, आप जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे, और नहीं एग्जाम में हमारा कोई प्रश्न गलत होगा। एग्जाम में हमें यदि किसी भी प्रकार का इनमें से प्रश्न पूछेगा तो हमारे सामने उदाहरण होगा, वो उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद में उसी उदाहरण में पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण है। जैसे प्रश्न ये दे सकता है कि रहीम के दोहे याद करने के बाद में कबीर के दोहे याद करना अधिगम स्थानांतरण है। तो अधिगम स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार का? 3 ही प्रकार का होता है। प्रयोग एवं रचना के आधार पर जो अधिगम स्थानांतरण होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सहायता कर रहा है तो सकारात्मक है, बाधा उत्पन्न कर रहा है तो नकारात्मक है, और नए सहायक है और नई बाधक है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।